हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करेंगे और इस लेक्चर में हम फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शंस को देखेंगे। साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी को भी देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस गिब्स फ्री एनर्जी के चलते ये हो जाता है। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन कर लिया था और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे कि ईएमएफ ऑफ द सेल्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए आज हम जो है उसी ईएमएफ ऑफ द सेल से हम ये फाइंड करेंगे कि कैसे जो होता है किसी भी सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अगर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके उसके ऊपर, तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। आज सारा डिस्कशन हमारा इसी टॉपिक पे रहेगा। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग, फ्री और स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी, या इसी को आप स्पॉन्टेनिटी भी कह सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, यानी सेल के अंदर स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी किस प्रकार से, और इसको हमको चेक करना है। सेल, या इसी को आप रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसके बारे में आज अच्छा खासा डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसके पहले बच्चों, अगर आपने हमारा जो पिछले वीडियोस न देखे हो तो प्लीज आप विजिट करके हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पंकज पांडे पर विजिट करिए और सारे लेक्चर्स जो है आप देख डालिए। बच्चों, अगर आप बीच में मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए कोई भी चैप्टर उठाइए, उसको शुरू से स्टडी करिए, शुरू से वीडियोस को देखिए, आपको सारी बातें आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इन सारे जितने भी टिपिकल्स वर्ड्स हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है, सो प्लीज आप विजिट करिए। चलिए बच्चों, अब हम जो है फिजिबिलिटी के टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। देखिए बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी, या कहें कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, हमको ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। और गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एक सिस्टम है, वो वर्क कर रहा है। अब अगर उसके ऊपर अगर हम प्रेशर देके वर्क कराते हैं उससे, तो वो अपनी मर्जी से तो वर्क नहीं कर रहा है, उसको हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है। जब कोई सिस्टम अपने आप वर्क करता है, जैसे कि हम अपने को ही ले लें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, खासतौर पे ह्यूमन, अगर उनके ऊपर प्रेशर दे करके काम करवाया जाता है तो उनकी मर्जी का काम नहीं रहता है, तो ऐसा वर्क जो है नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क कहलाता है। लेकिन अगर हम अपने मर्जी से वर्क को करते हैं तो ऐसे वर्क को स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और केमिस्ट्री में उसे हम वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं। दो प्रकार के वर्क होते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और दूसरा होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि वो अपनी मर्जी का वर्क नहीं कर रहा सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम यानी हम अपनी मर्जी से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सेल में किस प्रकार से वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और जब स्पॉन्टेनियस की बात आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। हालांकि ये पूरा टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है। जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा वहां पे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप केवल इतनी ही बात को समझिए यहाँ पे कि जब कोई सिस्टम अपने से वर्क कर रहा होता है
तो वो स्पॉन्टेनियस वर्क कहलाता है, और उस समय डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू जब हम इस सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगी, और इस तरह से हमारा स्पॉन्टेनियस वर्क हो जाता है। तो अब बात आती है कि सेल में किस प्रकार से वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी सेल अपने से किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर हम पूरी प्रोसेस को देखें तो सेल तो अपनी ही तरह से काम करता है, सेल को कोई काम करवा नहीं रहा है बल्कि वो अपने से काम करता है। जैसे कि जब आप मार्केट से कोई सेल ले आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ पहले से रिएक्शन हुई रहती है, और जिसका यूज आप जो है अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में वो सेल वर्क कैसे करता है अपने आप। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा जी माइनस वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क। अब कौन सा रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वर्क रहेगा डन बाय सिस्टम। इलेक्ट्रिकल वर्क कह लीजिए या फिर सेल का वर्क भी आप कह सकते हैं, या इसी को आप लिखना चाहें तो सेल डन बाय सिस्टम, यानी सेल जो है अपने आप वर्क करेगा, तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, और तब हम ये कह सकेंगे कि हमारा सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है या फिजिबल वर्क कर रहा है, अपनी मर्जी से वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं कि अब हमारा जो है हमारे सेल में किस प्रकार का वर्क होता है। तो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वजह देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क हेडिंग लगा दीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमारा वर्क है, ये हमारा चार्ज है। ये सारी चीजें मिल करके ये फिक्स करेंगी कि इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं इनको हम कैसे होता है। सेल में हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इसी तरह से रहते हैं। एक पर नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव आता है, हमने देखा था। इधर लेफ्ट वाले को एनोड हम कहते हैं, राइट वाले को हम कैथोड कहते हैं। कुछ इसी तरह से हो रहा था। इसमें से क्या हो रहे थे, इधर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसफर हो रहे थे। क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। तो अब हमारे इस सेल में Q चार्ज को बता रहा है, यानी कितने चार्ज जो है इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक ट्रांसफर हुए हैं। अब हमको यहां पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए चार्ज ट्रांसफर हम देखेंगे। भाई चार्ज ट्रांसफर हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल वर्क का, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू तो हमारा वर्क ही फाइंड करना है हमको, तो इसको तो हम नहीं, इसको तो हम कैलकुलेट ही करेंगे। किसकी हेल्प से, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के हेल्प से। तो इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। क्यू क्या है, चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा होगा, तो चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा होगा। अब कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा वही हमको देखना है। सो चार्ज ट्रांसफर यानी क्यू, यहाँ लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अब अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन n लिखा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनटू यहाँ पे करना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
फिर इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यही होता है भाई कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, जितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे उधर उतने ही होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहता है। अब जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा Q इक्वल टू 9 इंटू Q इक्वल टू N इंटू 96486 कुछ इस तरह से वैल्यू निकल करके सामने आएगी। और ये जो वैल्यू आई हुई बच्चों ये 1 फैराडे के लगभग इक्वल है। 1 फैराडे की वैल्यू है 96,500 जो कि यहाँ पे उसके इक्वल ये हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पे F लिख देंगे। सो Q इज इक्वल टू एन एफ, ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला आता है। अब F क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 होता है। अब कंफर्म वैल्यू है यहाँ पे ये और अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे ये है। इस प्रकार से अब हम जो है Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं NF लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे उस Q की वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो ये आ जाएगा डेल्टा V इंटू NF। अब बात आती है कि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ द सेल का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम है। मैंने आपको EMF ऑफ द सेल का डेफिनेशन क्या बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और ये क्या है डेल्टा V क्या है, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ही है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे W इक्वल टू NFE लिख सकते हैं, जहां पे सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू E क्या है यहाँ पे EMF ऑफ द सेल। इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क यानी हमारा सेल जो है किस प्रकार से वर्क करता है, तो हमारा सेल इस प्रकार से NFE के फॉर्म में वर्क करता है। और ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमको कैसे पता चला, जब W की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाती किन्हीं कारणवश तो फिर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाता है, यानी सेल जो है अपनी तरफ से वर्क नहीं कर रहा है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इस डेल्टा जी पे पुट कर देंगे। तो जब डेल्टा जी पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, डेल्टा जी पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। और यही हमारा मेन फॉर्मूला है। इस पूरे फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल का जो मेन फॉर्मूला है हमारा डेल्टा जी माइनस NFE यही है। ये तो सारी चीजें केवल इसलिए हैं कि आखिर में ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसके लिए सारा जो है मुझे खेल खेलना पड़ा। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर पॉजिटिव आएगा तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो आप जरा सा सोचिए कि यहाँ पे अगर मैं निगेटिव वैल्यू को रख दूंगा तो निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो ये फिर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो फिर स्पॉन्टेनियस नहीं रह जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेना ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे इससे रिलेटेड बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी नॉट। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको, अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात आ जाएगी तो डेल्टा जी नॉट लगा देना है बस। अगर केवल फ्री एनर्जी चेंज की बात आएगी तो केवल डेल्टा जी लगा देना है। तो फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रिडिक्ट feasibility of cell।
आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिजिबिलिटी ऑफ सेल यानी सेल में जो है स्पॉन्टेनिटी होगी कि नहीं होगी। और इसमें आपको दिया हुआ है Zn2 प्लस, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस में, और इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। ये सॉल्ट ब्रिज, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जिन बच्चों ने इस सेल रिप्रेजेंटेशन को न देखा हो मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, आपको सारी बातें वहां पे समझ में आ जाएंगी। Cu2 प्लस 1 मोलर और ये फिर Cu सॉलिड में। अब यहाँ पे जो है आपको ई स्टैंडर्ड यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन की, इसलिए क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड पूछ रहा है। तो ई नॉट इज इक्वल टू Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट, जबकि ई नॉट Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू दे रखी है +0.34 वोल्ट। अब आपको जो है इस वैल्यू के थ्रू आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते रहिए, और जिनको न आता हो वो सॉल्यूशन को देखिए कि किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई, यही होता है। इसी फॉर्मूले के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहले एन क्या है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ये देखना आपको। ई ईएमएफ ऑफ द सेल, तो चलिए सबसे पहले ई को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ डेल्टा जी नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ ई नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हो रही है इसलिए। तो ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है। अब देखिए ई नॉट कैथोड यहाँ पे कौन सा है, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। राइट में हमेशा कैथोड रहता है, आपको मैंने पहले ही बताया है। अब देखिए कैथोड कौन सा है, ये वाला। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखना है इन दोनों का, किसमें रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फाइंड होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए, चार्ज कम हो। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है यानी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वैल्यू जो की तो रख दीजिए यानी 0.34 माइनस। अब एनोड को देखिए, एनोड हमारा ये वाला, यहाँ भी क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है यानी जो की तो रख देना है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा 0.76, जितनी वैल्यू दी है उतनी 0.34 प्लस 0.76, और ये हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 1.10 वोल्ट। हमारी ई नॉट की वैल्यू फाइंड हो गई। एफ हमारा जो है कितना है 96,500, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1 फैराडे की वैल्यू 96,500। चलिए अब बची बात किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पता करने के लिए आपको सेल्स की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे सेल्स की रिएक्शन कैसी, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और कॉपर क्या कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है। अब आपको यही तो इसमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। अब या तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। या फिर आप यहाँ देखिए जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों ही हमारे हाफ सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस तरह से आप डेल्टा जी माइनस 2 लिख सकते हो एन की जगह पे, फैराडे 96,500, और ईएमएफ ऑफ द सेल हमने फाइंड किया 1.10। इन सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये इतना सा काम आपका है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ लीजिए किस तरह से हम जो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को फाइंड करते हैं कि ये होगी। हाँ एक चीज और, एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल, आपको फिजिबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो क्या हो जाएगी, यस इट इज फिजिबल, यस इट इज फिजिबल, यानी ये स्पॉन्टेनियस हो रही है सेल।
इस सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं जल्दी से। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैन वी स्टिर CuSO4 aqueous solution with a zinc rod under standard condition, और EMF ऑफ द सेल दिया हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन का Zn2 प्लस Zn तो -0.76 वोल्ट, जबकि E0 दिया हुआ है कॉपर का Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब आपको जो है ये फाइंड करना है कि क्या हम कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में जिंक की रॉड को स्टिर कर सकते हैं या नहीं, ये आपको फाइंड करना है, पता करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे E0 सेल फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए फॉर्मूला है, हम जानते हैं सब, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, जहां पे E0 कैथोड की वैल्यू दे रखी है हमारी ये वाली, और वो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए इसको त्यों की त्यों रख देंगे इस तरह से, माइनस, और इसके बाद एनोड पे रहेगा ये, इसका भी हो रहा है रिडक्शन, इसलिए इसको भी ज्यों का त्यों रख देंगे। अब अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1.10 वोल्ट, यानी E0 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। तो जब भी E0 यानी EMF ऑफ द सेल वो भी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, तो फिर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी अपने आप हो रही है, तो जब आप कॉपर सल्फेट को जिंक की रॉड को उसमें डिबोएंगे तो जिंक की रॉड क्या हो जाएगी, घुलती चली जाएगी। इसको मैं बताता हूँ आपको एक फिगर के थ्रू। मैंने आपको इसको पहले भी बताया हुआ है कि जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप करोगे तो जिंक की रॉड क्या होंगे, इसमें से घुल करके और ये पतले होते चले जाएंगे। जब ये पतले होते चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आप कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में जिंक की रॉड को घुमाओगे। तो जब घुमाओगे आप उसको घोलोगे इसमें, तब तो ये और जल्दी क्या होगी, मेल्ट होती चली जाएगी, इसमें लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में इसमें डिपोजिट होता चला जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि आपकी EMF की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। अगर यही वैल्यू लेस देन 0 आई होती तो आप इसको स्टिर कर सकते थे, इस रॉड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आने का मतलब कि जब आप इस सोल्यूशन में इसको स्टिर करोगे तो ये मेल्ट होती चली जाएगी, इसमें रिएक्शन होगा, जिसके चलते इसका आंसर हो जाएगा नो। वी कैन नॉट स्टिर कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन विथ अ जिंक रॉड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन because delta E is greater than E0 is greater than 0। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप भी इस पे अच्छे से मेहनत करिए, आपके बुक्स में जितने क्वेश्चंस हो आपको सॉल्व करिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए बच्चों। ऑल द बेस्ट।